नमस्कार। दी इकोनॉमी ये शब्द हम रोज सुनते हैं, है ना? अखबारों में, न्यूज में, हर जगह। पर इसका असली मतलब है क्या? चलिए आज हम इसी बड़ी और उलझी हुई सी लगने वाली तस्वीर को, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को एकदम आसान हिस्सों में तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल वही है, आखिर ये अर्थव्यवस्था है क्या? देखिए, सुनने में ये शब्द भले ही बड़ा भारी भरकम लगता हो, पर यकीन मानिए ये असल में हमारे आपकी रोज की जिंदगी से ही जुड़ी हुई एक चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले ना दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। देखिए, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स वो है जो किताबों में है, एक थ्योरी है। यह हमें सिखाता है कि जो हमारे पास सीमित साधन हैं उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी उसी थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, असल दुनिया में उसका इस्तेमाल। इसीलिए तो हम कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि ये भारत में काम कर रहा एक जीता जागता लाइव सिस्टम है। तो अब सवाल ये है कि ये सिस्टम चलता कैसे है। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हम उसे 3 मुख्य हिस्सों में या कह लीजिए सेक्टर्स में बांट सकते हैं, और इन्हीं से हमें पता चलता है कि देश में असल में वैल्यू या पैसा कहाँ से आ रहा है। ये 3 हिस्से हैं, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र, और टर्शरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। इसमें वो सारे काम आते हैं जहां हम सीधे सीधे कुदरत से यानी नेचर से कुछ हासिल करते हैं, जैसे कि खेती बाड़ी, माइनिंग यानी खनिजों को निकालना, मछली पकड़ना, ये सब। और एक बात जानना बहुत जरूरी है कि भारत की लगभग आधी आबादी आज भी अपने रोजगार के लिए इसी प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर है। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। इसे आप एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब मान सकते हैं। इसका काम क्या है? ये प्राइमरी सेक्टर से कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल लेता है और उसे हमारे इस्तेमाल के लायक चीजों में बदल देता है। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। खेत से गेहूं उगाना प्राइमरी सेक्टर का काम हुआ, लेकिन फैक्ट्री में उस गेहूं से आटा बनाना ये सेकेंडरी सेक्टर का काम है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब यहाँ कोई सामान नहीं बनता, यहाँ पर सेवाएं दी जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, आईटी सेक्टर, हमारे टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सब सर्विस सेक्टर का हिस्सा हैं। और आज के समय में भारत की अर्थव्यवस्था का ये सबसे बड़ा हिस्सा है। और यहीं पर ना भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। जरा देखिए, सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर हमारे अर्थव्यवस्था में करीब 54% का योगदान देता है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर, जहां हमारे देश के सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, उसका योगदान सिर्फ 16% के आसपास है। अब ये जो अंतर है ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि हम किसी देश की आर्थिक सेहत को, उसकी इकोनॉमिक हेल्थ को मापते कैसे हैं? इसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी टूल है जिसका नाम हम सबने सुना है, जीडीपी। ये एक तरह से हमारे देश का इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड है। जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है एक साल के अंदर किसी देश की सरहदों के भीतर बनी सभी चीजों और दी गई सभी सेवाओं की कुल मॉनेटरी वैल्यू यानी कुल कीमत। जीडीपी को समझने के 3 बहुत ही आसान नियम हैं। पहला, इसमें सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की कीमत गिनी जाती है, मतलब गाड़ी की कीमत गिनी जाएगी, उसके टायर की अलग से नहीं। दूसरा, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो देश की सीमाओं के अंदर होना चाहिए। और तीसरा, इसे हमेशा 1 साल के टाइम पीरियड में मापा जाता है। ये जो देश की सीमाओं के अंदर वाला नियम है ना, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए टाटा, जो एक भारतीय कंपनी है, भारत में कुछ बनाती है तो हाँ, वो भारत की जीडीपी में गिना जाएगा। अब मान लीजिए सैमसंग, जो एक विदेशी कंपनी है, वो भी भारत में एक फैक्ट्री लगाकर कुछ बनाती है, तो वो भी भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। लेकिन अगर रवि, जो एक भारतीय है, अमेरिका जाकर कुछ कमाता है, तो उसकी कमाई भारत की जीडीपी का हिस्सा नहीं होगी। मतलब एकदम साफ है, जीडीपी के लिए जगह यानी लोकेशन मायने रखती है, नागरिकता नहीं। ठीक है, तो हमने देश की कुल आय यानी जीडीपी की तो बात कर ली, लेकिन इस इतने बड़े आंकड़े का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है? चलिए अब इस बड़े तस्वीर को एक आम आदमी के नजरिए से देखते हैं। भारत की जो टोटल जीडीपी है वो खरबों में है। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है और ये दिखाती है कि एक देश के तौर पर हमारी आर्थिक ताकत कितनी है। लेकिन सवाल फिर वही आता है, इस विशाल नंबर का एक अकेले इंसान के लिए क्या मतलब?
इसे समझने के लिए हम एक और टूल का इस्तेमाल करते हैं। और वो टूल है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। ये हमें बताता है कि औसतन एक देश में हर एक व्यक्ति कितना कमाता है, और इसे निकालने का फॉर्मूला भी बड़ा सीधा है। देश की कुल नेशनल इनकम को देश की कुल आबादी से डिवाइड कर दीजिए। तो भारत की पर कैपिटा इनकम कितनी है? अभी का जो आंकड़ा है वो करीब करीब 2,28,000 रुपये सालाना है। ये एक औसत है जो हमें एक अंदाजा देता है कि एक साल में एक भारतीय औसतन कितना कमाता है। और इस मामले में भारत ने वाकई एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। क्या आप जानते हैं कि जब 1868 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार इसे कैलकुलेट किया था तो ये आंकड़ा महज 20 रुपए था, सिर्फ 20 रुपए, और आज ये 2,28,000 के करीब है। ये हमारे देश के विकास की एक असाधारण कहानी है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक्स की थ्योरी का प्रैक्टिकल रूप है। दूसरी बात, ये 3 पिलर्स पर खड़ी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तीसरी, जीडीपी देश का इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड है। और चौथी और आखिरी बात, पर कैपिटा इनकम इस पूरी बड़ी पिक्चर को हम सबसे जोड़ती है। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि अर्थव्यवस्था को मापा कैसे जाता है, पर जाते जाते एक जरूरी सवाल छोड़ जाता हूँ। क्या बढ़ती हुई जीडीपी का मतलब हमेशा ये होता है कि देश में हर किसी की जिंदगी बेहतर हो रही है? शायद इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। इस पर सोचिएगा जरूर।